हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का रिड्यूस्ड सिलेबस एंड जो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से और जो चैप्टर्स के वेटेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करी हूँ। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया था पहले भी इकोनॉमिक्स का। अगर अभी तक आपने वो पेपर नहीं लिया है तो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए और ये पेपर भी सॉल्व कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम को अटेंड करने में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पहली बात तो ये है कि ये है ना, आर्ट्स वाले बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी सेम सिलेबस है और जो इकोनॉमिक्स का पूरे एक्सरसाइज का सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों को है ना चैनल पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ। मैंने लेक्चर वीडियोस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो 1 से लेकर 10 तक के सारे चैप्टर्स जो है 1 to 10 चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तो यहाँ पर अभी ये जो ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं इकोनॉमिक्स में, बोर्ड एग्जाम में भी। और आपको जहाँ जहाँ नेसेसरी आपको विथ डायग्राम्स एंड टेबल्स के साथ में आपको है ना आपका जो प्रोवाइड करना है आंसर्स को प्रोवाइड करना है ना। आपको जैसे पता ही है कि फिगर्स आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हो आप, तो आप है ना फुल मार्क्स पाने के हकदार हो जाते हो। एंड आपको आंसर्स है ना नए पेजेस से स्टार्ट करने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक पेज पे कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 2 और जगह बचती है तो उस पेज पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज फॉलोइंग ट्रेंड, तो यहाँ पर कौन सी ट्रेंड फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पर आपको है ना ये सारे ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं, ओनली आपको ये जो ऑप्शंस में जैसे दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग, मैं खाली एक ही एग्जाम्पल दूंगी आपको कि इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा आंसर्स सेकेंड ओनली बी, इस तरीके से ही खाली आपको लिखना है। तो इस पेपर को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, देन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, कौन से केस में एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है, तो डायग्राम आपके आंख के सामने आना चाहिए। देन राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज, कौन सा राइट साइड में सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होती है तो कौन सा सप्लाई दिखता है, कॉन्ट्रैक्शन दिखता है कि एक्सपेंशन या डिक्रीज या इंक्रीज, तो वो आपको आंसर करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। आपको ओनली ऑप्शन का ही आपको आंसर लिखना है, ये आपको डिटेल में आंसर्स नहीं लिखने और ना ही आपको स्टेटमेंट लिखना है। आप लोगों को जल्दी ही मैं इसके जो आंसर्स का सॉल्व किए हुए आंसर का भी है ना मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन जब भी मैं पेपर्स चेक करूंगी तो मैं वो भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आंसर्स का लिखी हुई प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यहाँ पर अभी कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडिएट इन फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन, पहले आपको ये जो दिए हुए हैं आंसर्स उनमें से देखना है कि सही आंसर कौन सा है, फिर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन गिव इकोनॉमिक टर्म्स, सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब बी यहाँ पर गिव इकोनॉमिक टर्म्स कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, देन अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, देन नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, and the utility that is created when rubber is converted into football, and the flow of goods and services produced in an economy during a year. Then complete the correlation जिसमें कि straight line method, curve, linear demand, dash non-linear demand, and last Pierce index and purchase, यहाँ पर इंडेक्स, करंट ईयर क्वांटिटीज, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड, तो आपको हिंट मिल जाती है कि इनकम मेथड इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड, तो आउटपुट मेथड कौन सा है। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ट्री वर्ड यूज होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या यूज होता है। देन SBI कमर्शियल बैंक है तो सेंट्रल बैंक कौन सी बैंक है, तो इस तरीके से आपको कोरिलेशन के आंसर्स लिखने हैं। एंड देन फाइंड द ऑड वर्ड आउट, ऑड वर्ड आउट आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपको यहाँ पर है ना हिंट दी होगी कि सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सा यहाँ पर से जैसे फ्री गिफ्ट्स आएगा कि एडवर्टीजमेंट आएगा कि होर्डिंग्स आएगा कि विंडो डिस्प्लेस आएगा या पेटेंट्स आएगा, तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट के अंडर में फ्री गिफ्ट्स, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स, विंडो डिस्प्लेस वगैरह आता है, पेटेंट्स नहीं आता है, तो पेटेंट्स आपको ऑड वन आउट हुआ। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, बाकी आपको
खुद से, जैसे फीचर्स के यहाँ पे कीवर्ड्स दिए, तो फीचर्स वगैरह आपको है ना याद करने हैं, उनके की पॉइंट्स याद करने हैं, ताकि वो ऑड वर्ड आउट में भी आपको पूछे तो आसानी से आप आंसर्स दे सके। देन टाइप ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड हुआ, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉर्पोरेट डिमांड हुआ, मार्केट डिमांड हुआ, तो यहाँ पे से कौन सा ऑड वन आउट है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे डोनेशन, फीस हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी नॉन टैक्स रेवेन्यू है क्या, आपको सोचना है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, सोशल लेवीज करके। देन अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन कौन से, तो उसके अंडर में कौन कौन से आते हैं, वो जो उसके अंडर में अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंडर में नहीं आता, उसको ऑड वन में आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जैसे आपको 3 क्वेश्चन यानी 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले आप सेपरेटली आपका जो कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई करते हो तो उस कॉन्सेप्ट को पहले लिखो। 6 मार्क के लिए आता है, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, 1 मार्क है ना वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। 1 मार्क है ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट को, कि भाई अगर जैसे आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मान लो ट्रांसफर पेमेंट्स है, तो आपको ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सप्लेन करना है और फिर बाद में आपको 10 कर आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर 5 आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, तो बोर्ड इसी तरीके से आपको देने वाला है। तो ये आपका आंसर जो लिखने हैं वो 3 ही आंसर आपको लिखना है। एक्स्ट्रा आंसर्स पे पहले मत जाना, आप पहले जितना आपको पूछे उतने कंप्लीट करना, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने में फिर बाकी का पेपर रह जाता है और एक्स्ट्रा लिखने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उसमें से एनी 3 आपको करने होंगे, तो 6 मार्क का। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट आप लिखोगे और पैरेलल उसके सामने अपोजिट करेक्ट होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन में फर्स्ट पॉइंट आपको मीनिंग लिखना होता है एंड सेकेंड पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ में ही प्रेजेंट करना है, वो याद रखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। जैसे यहाँ पे प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स किसको बोलते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स किसको बोलते हैं, उसका मीनिंग आप पहले लिखोगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर है एंड टैबुलर फॉर्म में, याद रखिए टैबुलर फॉर्म में ही प्रेजेंटेशन दोगे। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस इंडेक्स है तो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी इंडेक्स, तो पहला पॉइंट मीनिंग को लेकर एंड दूसरा आप कोई भी पॉइंट एग्जाम्पल वगैरह कोई भी ले सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखिए, ताकि आपका अगर एक पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो कम से कम आपके ये है ना मार्क्स कहीं पे भी ना जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर द फॉलोइंग है। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 12 मार्क्स के लिए मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप, तो फॉरेन ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने, फॉरेन ट्रेड के अंडर में कौन कौन सा आता है। देन यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है 4 मार्क के लिए। एक्सप्लेन एनी, तो देखिए यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ओनली सिंगल यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पूछा है आपको, तो उसको ही खाली आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन यहाँ पे विथ डायग्राम बोला है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो फिर आपको है ना प्रॉपर मार्क्स इसमें नहीं मिल पाएंगे। आप समझ लीजिए डायग्राम आपको बनाना जरूरी है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क डायग्राम का आप समझ लीजिए, आपका 2 मार्क डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करने का 2 मार्क, 1 मार्क आपका मीनिंग का, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करना और एग्जाम्पल देने का 1 मार्क। Then explain any 4 features of oligopoly and explain the role of capital market in India. Capital market इंडिया में capital market का रोल क्या है। Then क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि मैं आपसे पहले भी बोल चुकी कि स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो एनी 3 आपको लिखना है और आपका करेक्टली अगर आप अग्री डिसअग्री जो आपका आंसर सही होगा, मान लो आपने अग्री किया आपका आंसर सही है या डिसअग्री किया आपका आंसर सही है, तो 1 मार्क आपका कंफर्म है। लेकिन आपने ना अग्री डिसअग्री ही पहले गलत कर दिया और उसके बाद में भले आपने है ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हो, स्टेटमेंट रीजन दिए हो, लेकिन तो आपको 0 मिलेगा। तो आपको याद रखना है जैसे द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड है क्या, तो ये आपका अग्री है या डिसअग्री है वो पहले सही होना चाहिए। तो आपका 1 मार्क फिक्स और उसके बाद में आपका रीजन सही से रहना चाहिए, उसके मार्क बाद में आपके होते हैं। लेकिन अगर आपका पहला ही आपने मान लीजिए ये डिसअग्री है और आपने अग्री लिख दिया और बाद में भले आप कितना भी उसका रीजन लिखो आपको 0 मिलेगा, तो वो आपको ध्यान में रख के आपको सिलेक्ट करना है।
देन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑलवेज आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द फॉलोइंग आंसर स्टडी द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, एनी 2 अटेम्प्ट करने आपको। तो यहाँ पर है ना 8 मार्क्स एलोकेट किए गए, 8 मार्क्स के लिए है, तो मतलब है ना 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 अटेम्प्ट करने आपको। तो यहाँ पर दिया कि इन द फॉलोइंग, तो ये डायग्राम्स वगैरह अच्छे से स्टडी कर लो, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। डायग्राम ए इज द लीनियर डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस टू योर आंसर। आपके आंसर को आपको रीजन भी देना है। तो यहाँ पर डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, तो ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, विथ रीजन आपको लिखना है। एंड डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक, तो विथ रीजन आपको देखना है। तो डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करके आंसर्स लिखने हैं। देन सेकेंड है यहाँ पे कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको फॉलोइंग टेबल ऑब्जर्व करना है। एंड यहाँ पर जैसे सप्लाई शेड्यूल ऑफ चॉकलेट्स दिया है, तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 पहले भी बोल चुकी हूँ 4 है, तो मतलब हाफ मार्क का हर एक जो आपका करेक्ट फिलअप होगा वो हाफ मार्क का होगा। एंड कंप्लीट द अबव सप्लाई शेड्यूल, तो 2 मार्क आपको ये टेबल कंप्लीट करने के लिए है, एंड 2 मार्क आपको है ना शेड्यूल को पूरा लेबलिंग कर कर आपको एकदम नीटली आप डायग्राम प्रेजेंट करोगे तो उसका है। देन यहाँ पर कंप्लीट द सप्लाई एंड ड्रॉ द डायग्राम, वो जैसे मैं आपको बोल चुकी उसके लिए 2 मार्क है। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द अबव डेटा, तो यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है फ्रॉम द बिलो डेटा, सॉरी यहाँ पे बिलो होना चाहिए। तो यहाँ पर कमोडिटी प्राइस इन 2005 एंड प्राइस इन 2012 दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। नाउ लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि आंसर इन डिटेल, आपको डिटेल में आंसर देना है कि एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ग्रो होने के वेरियस कारण क्या है, रीजन क्या है। तो मिनिमम आपको 8 पॉइंट्स है ना यहाँ पे लिखने होंगे, 8 पॉइंट आपको लिखना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है उसका मीनिंग लिखना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, आपको लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर आपको डायग्राम प्रेजेंट करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ प्रेजेंट करना होगा, तो विथ डायग्राम ये आपको है ना। और यहाँ पे अजम्पशंस भी मैं पहले भी है ना, ये मैंने आप लोगों को इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से ये आंसर आपको प्रेजेंट करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने होते हैं, इसमें अजम्पशंस भी आपको लिखने होंगे। अजम्पशंस के खाली की पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। देन एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द मेजर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए, और जल्दी में है ना आप लोगों के लिए स्टूडेंट ने क्या सॉल्व किया है, कैसे आंसर्स लिखे हैं और किसने बेस्ट आंसर्स दिए हैं, तो उसका मैं प्रेजेंटेशन आपको देने वाली हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल के साथ बने रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।